Hi, so today is Sunday. Today is 1st of March 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper. आज संडे है तो आज का द हिंदू काफ़ी एनरिच्ड आता है। आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला, यूएसए स्ट्राइक्स डील विद तालिबान। सेकेंड इज अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देन थर्ड हम जानेंगे अमिकस क्यूरी के बारे में, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। फोर्थ वुड बी अबाउट रेन ब्रिंग्स डाउन टेम्परेचर। अभी बारिश हुई है दिल्ली में एंड दैट हैपन बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। फिर हम जानेंगे फॉर अ कॉज, इसमें हम भूटान के बारे में देखेंगे। देन फेयर हाईलाइट्स वाटर कंजर्वेशन हायर क्रॉप इल्ड टेक्नोलॉजी। एक फेयर चल रहा है झुंझुनू राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन का, विल गेट टू नो अबाउट दैट। देन 2 डे अराकू फेस्टिवल 2020, ये वाइजाग में हो रहा है ट्राइबल्स के लिए। देन ब्रिंगिंग बैक चीताज, चीता इंडिया में की बात चली है। डेंजरस कैच, दिस इज अबाउट पफर फिश। देन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बैन किया है सिंगल यूज प्लास्टिक्स। 11th इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन हो रहा है। डीलिमिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है उनको रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। देन 12th इज अबाउट घानी होप्स डील विल ब्रिंग लास्टिंग पीस। दिस इज अगेन यूएस अफगान में जो तालिबान के साथ डील हो रहा है, इट इज़ अबाउट दैट। 13th में हम मलेशिया में जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इसको देखेंगे। 14th है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो इंडिया में अभी टेलीकॉम कंपनीज को पेमेंट देना पड़ रहा है ना, विल गेट टू नो अबाउट दैट। चाइना फेब्रुअरी फैक्ट्री एक्टिविटी श्रिंक्स एट रिकॉर्ड पेस, वाई कोरोना वायरस 19। इससे ना फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं तो इनका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी काफ़ी सफ़र कर रहा है। फिजिकल डेफिसिट जानेंगे। देन एनपीआर 2020, ये अभी क्या चेंजेस हुए हैं इसमें इन कंपैरिजन टू 2010 सेंसस, विल गेट टू नो अबाउट दैट। कोविड-19 को अभी भी WHO पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया है। देन जर्मनी फॉर राइट्स। 20 इज अबाउट कोल्स्टीन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। 21 में है जीब्रा फिश रन फास्टर, इसका हम साइकोलॉजी देखेंगे कि ये कैसे न्यूरल मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ है। देन 22nd है शंघाई की लैब जिसने सीक्वेंस किया था कोरोना वायरस को और इसको गवर्नमेंट ने अभी शट डाउन कर दिया है। 23rd साइंस बाइट्स है हैबिटेबल प्लैनेट, ईट लेस लिव मोर, वीनस एस्ट्रॉइड्स, रेड पांडाज। 24th इज अबाउट NCBS, ये मर्कल सेल पॉलियोमा वायरस है, स्किन कैंसर होता है इससे। देन 25th इज अबाउट हेल्थ आउटकम्स ऑफ डिस्प्लेइंग आर्ट इन हॉस्पिटल। एनवायरनमेंट अच्छा होता है ना तो अपने आप पेशेंट्स आधे तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। 26th इज अबाउट प्रोटेस्ट इन ब्राज़ील। 27 में जापान के डायमंड प्रिंसेस फियास्को है। 28th है फेस्टिवल्स ऑफ आइडियाज लिटरेचर फेस्टिवल इन लाहौर। 29th में हम इंडिया श्रीलंका फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे और 30 है दुत्ती चंद जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में। सो लेट अस बिगिन अवर डिस्कशंस नाउ। पहला, फर्स्ट जो है ना, दिस इज अबाउट यूएसए स्ट्राइक्स डील विद तालिबान। यूएसए ने 2001 में जब यूएसए पे अटैक हुआ था, ट्विन टावर्स गिरे थे, टेरर अटैक, तो यूएसए ने अफगानिस्तान पे अपना एंटी टेरर एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी थी उसको स्टॉप करने के लिए। यूएसए और नाटो की फोर्सेस अफगानिस्तान में गई और वहाँ पे वॉर लड़ा, बट 18 साल बाद अब यूएसए वांट्स टू पुल फ्रॉम दैट और उसके लिए वो तालिबान से भी पीस डील साइन कर रहा है कि तालिबान वहाँ पे अगर पीस मेंटेन रखेगा तो यूएस अपनी पूरी ट्रूप्स को वहाँ से बाहर निकाल लेगा। 18 साल लंबी अफगान वॉर यहाँ पे एंड होती है। फुल विद्रॉवल होगा, पार्शियल नहीं, फुल विद्रॉवल होगा फॉरेन सोल्जर्स का फ्रॉम अफगानिस्तान। कितने टाइम पे? अगले 14 महीने में। अफगानिस्तान साइड है ना तो यहाँ तो ठीक है, मैटर क्लियर हो जाएगा यूएसए एंड नाटो फोर्सेस का। अफगानिस्तान में इश्यूज है, यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स हैं। घनी है, अशरफ घनी वहाँ के प्रेसिडेंट है, अब्दुल्ला राइवल है, देन तालिबान है, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे और इनके बीच में भी आपस में पटनी चाहिए। देन डील साइन होगा, कतर में साइन हुआ है, कैपिटल दोहा में। इंडिया इसमें एज एन ऑब्जर्वर इंडिया ने इसे देखा। यूएस सेक्रेटरी पोम्पियो आए थे। सेक्रेटरी मतलब जैसे हमारे यहाँ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है वैसे उनके यूएस सेक्रेटरी होते हैं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है और थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ेगा ताकि पीस वहाँ पे मेंटेन हो सके। 13,600 ट्रूप है अभी यूएसए की, वो कम हो जाएगी 8,600 अगले 135 दिन में और कोलिशन फोर्सेस के नंबर्स भी कम होंगे। देन तालिबान को ऊपर ये कंडीशन रखी है कि आप अपने को वहाँ पे कमिटमेंट दो कि आप पीस होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए वहाँ पे। यूएस का पीस एनवॉय थे जेलमे खालिजाद, ही इज़ जेलमे खालिजाद। देन तालिबान से थे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, इससे होपफुली अफगानिस्तान में पीस आना चाहिए। दिस इज अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये अक्सर न्यूज़ में आता है। व्हाट इज NHRC? NHRC इज अ स्टैचुरी बॉडी अगेन। स्टैचुरी मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, 12 अक्टूबर 1993 में बनी थी। इसका पर्पस क्या है?
राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ह्यूमन के राइट्स होते हैं ना, जैसे लिबर्टी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, डिग्निटी हमारी होनी चाहिए, लाइफ होनी चाहिए, इन सब को ये गारंटी देता है। इंडिविजुअल गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके ऊपर ध्यान रखता है ये कमीशन, एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल कोवेनेंट्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके एक चेयरपर्सन होते हैं, वो यूजुअली रिटायर्ड सीजीआई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। फिर इसमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 एक्सपर्ट्स होते हैं। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब ये होता है कि इसका जो भी हेड है ना इस बॉडीज का, वो अपने आप एनएचआरसी का भी मेंबर बन जाएगा। जैसे माइनॉरिटीज बॉडी, शेड्यूल कास्ट बॉडी, शेड्यूल ट्राइब बॉडी, विमेन, चाइल्ड राइट, बैकवर्ड क्लास, डिसेबिलिटी, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी चेयरपर्सन है, हेड है, the person will automatically become a member of this NHRC। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब इसमें एक अपॉइंटमेंट में सिलेक्शन कमेटी बनती है। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे, लोकसभा से स्पीकर और अपोजिशन लीडर्स आएंगे, राज्यसभा से डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर आएंगे। डिप्टी चेयरमैन क्यों आ रहे हैं, बिकॉज राज्यसभा के चेयरमैन तो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकट नायडू साहब है, तो वो तो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, तो उनके बजाय डिप्टी चेयरमैन यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। देन दिस इज अबाउट एमिकस क्यूरी, ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो पार्टी नहीं है केस में, बट वो केस में कोर्ट का हेल्प करना चाहता है, तो उसको हम बोल देते हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ये असिस्ट करता है कोर्ट विद इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज एंड इनसाइट्स। नाउ दिस इज पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पे बात है रेन ब्रिंग्स डाउन टेम्परेचर। दिल्ली में कल बारिश हुई, बारिश से रीज़न क्या था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न मतलब ये वेस्ट है, वेस्ट से आ रहा है ये, वेस्ट मतलब ये इधर कहीं से आता है, मेडिटेरेनियन की तरफ से। क्लाउड्स अगर ओशन के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनमें पानी आ जाता है और फिर वो ट्रैवल करके यहाँ तक आते हैं और इधर बारिश हो जाती है इंडिया में। हिमालयन यहाँ पे बैरियर भी इन्हें प्रोवाइड कर देता है। अब ये जो बारिश होती है ना, ये होती है विंटर्स में, तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते हैं, ओरिजिनेट्स इन द मेडिटेरेनियन से आ रहे हैं, ये मेडिटेरेनियन से ट्रैवल करते हुए इंडिया आते हैं। ब्रिंग्स सडन विंटर रेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी मार्च 4 और 6 में फिर से बारिश होने के चांसेस है, ऐसा IMD ने बताया है। ये फॉर अ कॉज है। दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ पे जो क्वीन मदर है आइशी जेरिंग पैम वांगचुक ऑफ भूटान, इन्होंने अभी यहाँ पे एक फेस्टिवल है लाइटनिंग सेरेमोनियल लैंप। ये क्यों कर रहे हैं, भूटान जो है ना ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है भूटान, और यहाँ पे हैप्पीनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट एज वेल। तभी अभी इन्होंने फ़ी एंट्री लगा दी थी टूरिस्ट को, कि जो भी आना चाहता है भूटान में उसको कुछ फ़ी देना पड़ेगा। वाई, ताकि वो एक सस्टेनेबल वे में अपने को आगे बढ़ा सकें। वाटर इज़ हैप्पीनेस इज़ द थीम, और ये इसीलिए ये सेरेमोनियल लैंप यहाँ पे कर रहे हैं। देन ये बहुत अच्छी पिक्चर है। इसमें क्या है, इसमें ये आर्मी के जवान है, ये पासिंग आउट परेड है। 39 वीक ऑफ रिगरस ट्रेनिंग एट 3EME कॉप ऑफ कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर भोपाल में। ये जो EME होती है ना, आर्मी ना एक कंप्लीट यूनिट की तरह काम करती है। आर्मी में इन्फेंट्री होती है, इन्फेंट्री का काम क्या होता है, फ्रंट में जाके ढिशुम आगे आगे जाके लड़ाई करते हैं, ढिशुम ढिशुम, तो दिस इज इन्फेंट्री। इन्फेंट्री के जस्ट पीछे फिर आर्टिलरी होती है, आर्टिलरी में गन्स एंड सारे टैंक्स वगैरह होते हैं, ये यहाँ से इनको वेपन, यहाँ से तोप और ये सारे गोले चलाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे EME भी होती है। EME मतलब जैसे सिग्नल्स है आर्मी में, या फिर आर्मी में जो मशीन्स हैं, गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, इन सब का जो काम होता है वो EME का होता है। तो ऐसे करके सारे रोल्स डिवाइडेड होते हैं। एज अ कंप्लीट यूनिट आर्मी वर्क करती है। आर्मी नहीं, सारी डिफेंस फोर्सेज ऐसे ही वर्क करती है, बी इट एयरफोर्स और नेवी। नाउ ये जो फोटो है ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ये कहाँ पे हो रहा है, झुंझुनू राजस्थान में। रेन वाटर का मतलब होता है बारिश का पानी, हार्वेस्टिंग मतलब उसकी खेती। खेती कैसे करेंगे, उसको कंजर्वेशन कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, उसको सेफगार्ड कर लेते हैं, ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कर लेते हैं। तो दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी यहाँ पे ये बात चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉसिटी ऑफ वाटर है, और इंडिया वैसे भी रेन फेड एग्रीकल्चर है, तो हमें ऐसे टेक्निक निकालने चाहिए जिसमें हम कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कर सकें। क्रॉप रोटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि पॉजिटिव रिजल्ट आए। हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए ताकि ईल्ड ज़्यादा आए। ईल्ड मतलब आपने कितना यहाँ पे इनपुट डाला है खेत में और उससे कितनी पैदावार हुई है, तो ये ईल्ड हाई होनी चाहिए। रिन्यूमरेटिव प्राइसेस जो होते हैं ना एग्रीकल्चर के, इसको भी हमें वापस स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट इस फेयर में ये सब चीज़ें बताने की कोशिश हो रही है। देन दिस इज़ पेज नंबर 8।
यहाँ पे है 2 डे अराकू उत्सव फेस्टिवल। ये कहाँ पे हो रहा है? वाइजाग में हो रहा है। इसका पर्पस क्या है? स्प्रेड करना ट्राइबल ट्रेडिशन को टू अदर रीजन्स। ट्राइबल्स जो होते हैं ना, इनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो स्कीम्स इन तक पहुंच नहीं पाती, अवेयरनेस कम है। तो इन सारे अराकू उत्सव जैसे फेस्टिवल्स का पर्पस होता है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट इन स्कीम्स को हटाना, यहाँ पे उनको अवेयर कराना इन सब चीज़ों से, उनके कल्चर को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। देन ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ब्रिंगिंग बैक चीताज विल बी अ बिग चैलेंज। जो बिग कैट्स होते हैं ना, इंडिया में लायन भी है गिर में, टाइगर भी है, इंडिया में लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड भी है, देन क्लाउडेड लेपर्ड भी है, इंडिया में चीता भी था, 1950s तक चीता था, बट ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया। इसकी सारी हंटिंग करके हमने इसका मार दिया। चीता जो था ना, इसको अब फिर से री इंट्रोड्यूस करने की बात है, बट ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, एज बिग एज मून मिशन। इसमें एक बॉडी है लैकोन्स। लैकोन्स मीन्स लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये क्या करती है? ये जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह करती है और एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में रिसर्च करती है। कोर्ट ने अभी एनटीसीए को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है चीता री इंट्रोडक्शन की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। इश्यूज क्या आते हैं? हंटिंग, इनका शिकार हो जाता है, पोचिंग हो जाती है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, इनकी जो स्किन होती है ना, इसके लिए लोग इनको मार देते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। जो जो स्पीशीज़ अगर नेचुरली एक्सटिंक्ट हो रही है ना, तो फिर भी एक बार एक्सेप्टेबल है, बट जैसे चीता का मर्डर किया गया था, इसको स्पोर्ट्स के लिए लोगों ने मार दिया, वो बहुत बड़ा क्राइम है। अब चीता हम ले तो आएंगे, बट चीता क्या खाता है? प्रे बेस इसका क्या है? एंटीलोप है, और इसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स की ज़रूरत है, बिकॉज चीता टाइगर की तरह तो है नहीं कि वो फॉरेस्ट में चला जाए या फिर सुंदरबन के वहाँ पे वाटर एरिया में भी आ जाए वहाँ पे। देन चीता को बहुत लंबा लंबा ग्रासलैंड्स चाहिए होता है, ताकि वो रनिंग एंड ऑल करके अपने प्रे बेस को शिकार कर सके। तो इसके लिए हमें हैबिटेट डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। इंडिया का जो चीता था ना, इसका क्लोजेस्ट रिलेटिव है ईरानियन चीता, तो हमें ईरानियन चीता को कंसिडर करना चाहिए। सक्सेसफुल री इंट्रोडक्शन का भी एक रिसेंटली केस हुआ था, जिसमें हमने माउस डियर को इंट्रोड्यूस किया था हैदराबाद जू के हेल्प से, इंट्रोड्यूस्ड इन वाइल्ड। तो हमें ऐसा ही एक कुछ सक्सेस स्टोरी फिर से लाने की ज़रूरत है। ये जो लैकून्स था ना, ये नेशनल जेनेटिक वाइल्ड लाइफ बैंक भी बनाता है। पांडा, पिग्मी हॉग, एशियाटिक लायन, घड़ियाल, इन सब के इसने यहाँ पे जीन्स स्टोर किए हैं। इससे क्या होगा, अगर फ्यूचर कुछ इनके साथ गलत भी होता है स्पीशीज़ के, तो हम इन जीन्स के थ्रू वी कैन डू समथिंग, इनको फिर से वापस ला सकते हैं। देन यहाँ पे है नेक्स्ट जो है, दैट इज़ डेंजरस कैच। ये जो फिश है ना, इसका नाम है पफर फिश। ये जब गुस्सा आता है ऐसे, तो ये एयर को स्वेलअप कर लेती है और बहुत बड़ी हो जाती है। ये पॉइजनस भी बहुत होती है, इसमें इतना पॉइजन है कि एक साथ 30 एडल्ट्स को मार सकती है। सो दिस इज पेज नंबर 8। ये पेज नंबर 9 है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा बैन कर दो सिंगल यूज प्लास्टिक्स। सिंगल यूज़ का मतलब एक बार इस्तेमाल करना है, वन टाइम है, यूज़ एंड थ्रो। जैसे प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, बॉटल, पैकेजिंग, तो इनका इस्तेमाल हमें बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये जगह जगह अक्यूमुलेट हो जाते हैं, कचरा बढ़ता है, एनिमल्स इसको खा लेते हैं, काउज एंड ऑल, तो उनके अंदर भी ये प्लास्टिक चला जाता है। तो महाराष्ट्र में भी इसे अभी रिसेंटली बैन किया था, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इसे कम्प्लीटली बैन किया है। इसके बदले आप बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स लाओ, सब्सिडी प्रोवाइड करो उन्हें। प्लास्टिक वेस्ट जो होता है, इसको आप थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ कर लो। रोड्स, अभी रिलायंस ने एक रोड बनाया था, प्लास्टिक वेस्ट को पूरा रोड बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिया। दैट्स अ वंडरफुल इनोवेटिव थिंग। द टाइम हैड कम टू मेक सिटीजन्स एंड स्टेक होल्डर्स अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। ये जम्मू एंड कश्मीर की बात है। डीलिमिटेशन हो रहा है यहाँ पे। डीलिमिटेशन मतलब जैसे चुनाव होते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, लोकसभा चुनाव और इन सब में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, ये पॉपुलेशन के हिसाब से बार बार रीएडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये अभी जम्मू एंड कश्मीर में होना है। तो यहाँ 2011 का सेंसस लेंगे, 2001 का बाकी स्टेट्स एंड यूटीज़ में है, यहाँ पे हम 2011 का लेंगे। अब जो नेक्स्ट रीएडजस्टमेंट होगा ना, वो 2031 के सेंसस में होगा, अगले 10 साल बाद वाला। यहाँ पे क्या है, हम फिक्सिंग द बाउंड्रीज कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009 के द्वारा। 1995 में यहाँ पे लास्ट डीलिमिटेशन हुआ था। 107 सीट्स हैं यहाँ पे, अब बढ़ के वो हो जाएंगी 114 सीट्स। और इस 114 सीट में जो 90 हैं वो इंडिया के पास है, और जो 24 सीट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है। ये भी हमारा ही एरिया है। अब ये 1 ईयर में इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्शंस पॉसिबल होंगे। देन यहाँ इंडिया ने वेलकम किया है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन रविश कुमार जी ने ये बताया है कि इंडिया वेलकम्स दिस तालिबान पैक्ट। यहाँ तालिबान पैक्ट से डिटेल्स हैं कि कैसे कैसे तालिबान में अलग अलग जगह पे यूएस के बेसिस थे, नाउ यूएस की ट्रूप्स पूरी पुल आउट करेगी।
वी वॉन्ट अ स्टेबल एंड प्रॉस्परस अफगानिस्तान। इनस्टेबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। दिस लुक एट दिस मिडिल ईस्ट का केस देखो, सीरिया, इराक, ईरान। जो इनस्टेबिलिटी होती है ना, इससे नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर पूरा कंप्लीट कोलैप्स हो जाता है। सो हमेशा स्टेबिलिटी, प्रॉस्पर एंड पीस इज एसेंशियल। पीस डिविडेंड बहुत हाई होता है। मॉन्यूमेंटल डे फॉर अफगानिस्तान। और गवर्नमेंट भी हमेशा जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो अच्छी होती है, बिकॉज वो अकाउंटेबल होती है। नॉन स्टेट एक्टर्स कहीं पे भी वर्ल्ड में दे आर नॉट गुड। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इनके स्पोक्स पर्सन ने वेलकम किया है, गुड स्टेप फॉरवर्ड है। बट इंडिया में अभी ऐसा चल रहा था कि हम अपनी आर्मी को भी यहाँ पे भेजते हैं। नो बूट्स ऑन ग्राउंड होगा फिलहाल। ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल वर्क हम करते रहेंगे। हमने अफगानिस्तान में बहुत सारा इनका डैम, सलमा डैम बिल्ड किया है, मॉनिटरी हेल्प दिया है, पार्लियामेंट बनाया है। वी आर डूइंग अ लॉट इन अफगानिस्तान। यूएस अफगान तालिबान में टॉक्स हुआ, ये टाइम बाउंड, और इसमें एक दूसरे के प्रिजनर्स भी ये रिलीज कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। ये मलेशिया में बड़ा पॉलिटिकल मुहिम चल रहा है अभी। ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे महाथिर मोहम्मद। इनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी अनवर इब्राहिम के साथ। तो जब अब अनवर इब्राहिम इनके राइवल भी थे, तो दोनों ने सरकार बनाने के लिए तो हाथ मिला लिया, बट जब इस पे पावर इधर देने की बात आई तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, महाथिर मोहम्मद जी ने। तो फिर इससे क्या हुआ, ये जो अनवर इब्राहिम जो थे, इन दोनों ने इनका अलग हो गया, और फिर ये रेजिग्नेशन टू किंग इनके पास चला गया। कोलिशन गवर्नमेंट फॉल हो गई। किंग ने फिर ये जो नए इनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहिउद्दीन यासीन, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब ये जो है महातिर मोहम्मद, ही इज़ अ वेरी ओल्ड गाय, ही इज़ 94 ईयर ओल्ड। तो ही इज सेइंग कि ही वांटेड बैक, इसको इनको वापस चाहिए प्राइम मिनिस्टरशिप। देन दिस इज अबाउट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। भारती एयरटेल डिपॉजिट करी। एजीआर है क्या बेसिकली? ये एक इनकम होती है, जैसे स्पेक्ट्रम होता है ना, सरकार उसकी सेल करती है। तो टेलीकॉम सेक्टर को जब 1994 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई, तो ये लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के लिए ना एक फीस पे सरकार ने इनको दे दिया, और जितना भी रेवेन्यू आएगा ना, इनकम जनरेट होगी, वो कुछ पैसा इन्हें सरकार को शेयर करना था। अब एजीआर जो था ना, उसकी डेफिनेशन, ये जो प्राइवेट टेलीकॉम है वो अलग डेफिनेशन समझते हैं, सरकार अलग डेफिनेशन समझती है। तो सरकार की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितना भी रेवेन्यू आया है, इंटरेस्ट आया है, सेल आया है, फिक्स्ड एसेट आया है, ये पूरा आप इस पे रेवेन्यू शेयर करो। और प्राइवेट टेलीकॉम इसको मानते नहीं है। तो इसी बात पे इन दोनों में लड़ाई हुई। ये गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सरकार की डेफिनेशन है, ब्रॉडर डेफिनेशन है एजीआर की, उसको हम मानेंगे, और 1.47 लाख करोड़ का पेमेंट करने को बोल दिया इन प्राइवेट टेलीकॉम्स को। तो इससे वोडाफोन आइडिया तो बहुत परेशानी में पड़ गए। भारती एयरटेल किसी तरह ये पैसे दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसा नहीं करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। सो दिस इज एजीआर इशू। देन फेब्रवरी एक्टिविटी श्रिंक हो रहा है। वाई? बिकॉज कोविड-19 से यहाँ पे क्या हुआ है, लो ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन है। स्टॉक्स भी अभी क्रैश हो गए थे, इक्विटी मार्केट। चाइना में ड्रॉप हो रहे हैं केसेस, बट जो वर्ल्ड है वहाँ पे अभी भी कोविड-19 के केसेस आर ऑन राइज। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इनकम हुई, खर्चा हुआ। इनकम और खर्चे में जो डिफरेंस होता है साल भर का, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ज़्यादातर गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में चलती है। इंडिया में अभी 3.8% ऑफ जीडीपी में रहेंगे। हम इतना फिस्कल डेफिसिट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी इकोनॉमी को बहुत खर्चे की ज़रूरत है। तो सरकार बहुत खर्चा कर रही है, चाहे उधार लेके करना पड़ेगा, बट सरकार खर्चा करेगी ताकि इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जा सके। तो अभी रिसीट आया है ये इतने करोड़ रुपए का, इससे डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस होंगे। डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस क्या होता है? जैसे सेंटर है, सेंटर से स्टेट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, देन स्टेट टू स्टेट हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन होता है। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह साहब की रिपोर्ट है। अभी 2 रिपोर्ट दिया है इन्होंने इंटरिम, एक दूसरी रिपोर्ट भी आने वाली है। देन दिस इज एनपीआर 2020 स्किड्स नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इंडिया की टेरिटरी में पिछले 6 महीने से आप रह रहे हो, आगे 6 महीने भी रहने वाले हो, तो आपको एनपीआर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये 2010 में भी ये एक्सरसाइज हुई थी। सेंसस होता है, ये अलग एक्सरसाइज है, 1881 से चल रही है, इसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा लिया जाता है। अब जो एनपीआर है ना, ये इंडिविजुअल और आइडेंटिटी स्पेसिफिक होता है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया ऐसे बनाते हैं। इसका जो डेटाबेस होता है ना, वो आइडेंटिटी पर्पस के लिए हो सकता है, और इससे बाद में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप भी बनाया जा सकता है। तो ये पूरा जो अपोजिशन हो रहा है वो इसी का हो रहा है कि अगर इससे एनआरसी में यूज़ हो गया देन व्हाट। तो ये जो नो एक्सरसाइज है ना, एनपीआर, एनआरसी, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दे आर वंडरफुल एक्सरसाइज। ऐसा होना चाहिए। हर गवर्नमेंट को हक होता है कि वो जाने कि उसके कंट्री में कौन कौन रह रहा है, कौन कौन उसका सिटीजन वहाँ पे रह रहा है। बट ये जो प्रोसेस होती है ना, इससे डिस्कम्फर्ट नहीं आना चाहिए। जो जेन्युइन आप इंडिया के सिटीजन हो, आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए।
सो NPR 2020 में डेट ऑफ बर्थ मांगा है, पेरेंट्स डिटेल मांगा है, और ये ऐसे डेटा है ना, अक्सर इंडिया में जैसे आप सीनियर लोगों को देखो, उनको पता ही नहीं है डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेरेंट्स के डिटेल्स भी नहीं है, तो ये डिफिकल्ट टू कलेक्ट हो जाएगा। और इसी बात पे स्टेट्स अपोज कर रहे हैं NPR का। CAA 2019 आया था, इससे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। इसका पर्पज़ ये था कि सिटीजनशिप मिल जाए उन लोगों को जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है। नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस होती है इंडियन सिटीजनशिप लेने में, उसमें 12 से 6 साल कर दिया गया था, 6 साल का इन्हें रिलैक्सेशन दिया था। मतलब 31 दिसंबर 2014 तक जो आ गए हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नया नहीं, केवल 31 दिसंबर 2014 डेडलाइन मिला था इन रिफ्यूजीज़ के लिए सिटीजनशिप देने के लिए। नाउ ये सब प्रोसेस होती है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एनीथिंग। पहले आपके पास जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोऑपरेशन नहीं आएगा, आप कोई भी एक्सरसाइज इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं कर सकते हो। तो ट्रांसपेरेंसी इज़ इंपॉर्टेंट और मेटिकुलेट प्लानिंग होनी चाहिए। किसी को भी, जेन्युइन सिटीजन को किसी भी टाइप का कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं आना चाहिए। नाउ दिस इज वाई इज कोविड-19 नॉट अ पैंडेमिक येट। कोविड-19 कितने डेथ भी हो गया है, स्प्रेड भी हो रहा है, मास स्प्रेड हो रहा है, बट WHO बोल रही है अभी भी पैंडेमिक नहीं है। 2009 में आखिरी पैंडेमिक आया था, H1N1 फ्लू। WHO का रीज़न ये है कि वो बोलती है ऐसा पैंडेमिक डिक्लेयर करने से क्या होता है, अननेसेसरी पैनिक हो जाता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है, फियर मॉन्गरिंग होती है, और इससे कोई टेंजिबल बेनिफिट भी नहीं आते हैं। तो इसको बचा के रखो, जब तक एकदम ज़रूरी नहीं हो जाए तब तक पैंडेमिक नहीं करो। अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि वायरस को कंटेन कर लो, नॉर्मलाइजेशन आ जाए। अब हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, क्लीनलीनेस रखो, हाइजीन रखो, प्रिवेंशन करो, सिविक एटिकेट रखो पब्लिक प्लेसेस में, और कोई केस अगर ऐसा लग रहा है कोरोना वायरस का तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करो अथॉरिटीज़ को। ये जर्मनी की बात है। जर्मनी में क्या हुआ, मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई, सीरिया, इराक, ईरान, इधर बहुत वॉर टाइप सिचुएशंस थी, तो लैक्स ऑफ पीपल मूव्ड आउट, रिफ्यूजी बन गए, और ये आ गए यूरोप में, जर्मनी एंड ऑल, इनमें रहने लग गए। तो जर्मनी में इनको सिटीजनशिप भी मिल गई, दे स्टार्टेड लिविंग ओवर देयर। इससे जो लोकल जर्मनी के जो पीपल थे, फार राइट प्रोटेस्ट हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनसे डोमेस्टिक राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। यहाँ पे बात है कोल्स्टीन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। सी, हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो एंटीबायोटिक से कई बार हमारे बॉडी में रेजिस्टेंट हो जाता है, तो दैट इज़ वाई एंटीबायोटिक अपने आप से ओवर द काउंटर नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया तो नेक्स्ट टाइम आपको और हैवी डोज देना पड़ेगा, और हैवी। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक होता है ना, वो होता है कॉल्स्टिन, और कुछ लोगों में इस कॉल्स्टिन का भी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिल गया है। ये लास्ट रिजॉर्ट है, अगर इसका भी इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, मतलब यू आर इन ट्रबल। ये भी इनफेक्टिव हो रही है कुछ लोगों में। पेशेंट्स हैं, उनके गट में ये कॉल्स्टिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फाउंड हुआ है। अब ये बैक्टीरिया कहाँ से आया, ये आया वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ पोल्ट्री में ये यूज़ करते थे, और पोल्ट्री से ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो गया। एक जीन है MGRB, इसका म्यूटेशन हो गया है। सो दिस इज व्हाट इट इज़ रिटन हियर। ये जीब्रा फिश है, ये बहुत तेज़ी से स्विम करती है। जैसे पता है जीब्रा ब्लैक एंड वाइट होता है ना, तो इससे क्या होता है, जो फ्लाइज होती हैं वो जीब्रा से दूर रहती हैं। एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक काऊ को ब्लैक एंड वाइट उन्होंने पेंट कर दिया, तो उस पर जो फ्लाइज है उसका अटैक कम हो गया था। अब स्विमिंग जो होती है ना, ये डायनामिक्स पे वर्क करती है, लॉज ऑफ फिजिक्स। फ्रिक्शन जितना कम होगा, एयर ड्रैग, वाटर ड्रैग, उतना ही आप तेज़ी से स्विम कर पाओगे, आगे दौड़ पाओगे, रिड्यूस हो जाएगा। देन नेचुरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है नर्व्स एंड रिफ्लेक्सिव बिहेवियर में, तो उसका इन्होंने यहाँ इस जीब्रा फिश में स्टडी किया है। फिर है शंघाई लैब, सीक्वेंस कोरोना वायरस जीनोम। यहाँ क्या है, जो स्टेट है ना, बहुत सीक्रेटिव रहने लग गए हैं आजकल, वो बताते नहीं है कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। जैसे R&D में ये लैब है, इसने पहले अलार्म किया था कि कोरोना वायरस का अटैक होने वाला है, बट चाइना ने उस पर ध्यान दिया नहीं। इवन जिस डॉक्टर ने इसको विसल ब्लोवर थे, वो ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इन लैब्स को ड्यू रेस्पेक्ट दें, विसल ब्लोवर्स को भी सुनना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, ये वैक्सीनेशन ईजी हो जाता है, जितना भी उसके RNA DNA जीनोम्स है उसका स्टडी, डिटेल स्टडी से जीनोम मैपिंग होती है। जैसे अभी कोबरा था, इंडियन कोबरा, इसका जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ था ताकि उसका हम एंटी वेनम बना सके। देन ये छोटे छोटे न्यूज़ बाइट्स हैं साइंस एंड टेक के। हैबिटेबल प्लानट है, K218b 124 लाइट ईयर दूर है। देन ईट लेस हैव मोर, जितना ज़रूरत से कम खाना चाहिए, इससे बहुत बॉडी अच्छा एक्ट करती है। और ये जो वाइट क्रिस्टल्स होते हैं ना, शुगर और सॉल्ट, इसको आप कम कर दो, यू वुड सी मैजिक। देन वीनस और एस्ट्रॉइड्स हैं 2020 AV2। देन रेड पांडाज हैं, चाइनीज़ और हिमालयन, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। Then this is NCBS method to detect virus associated with the rare skin cancer. Skin cancers, कैंसर क्या होता है, जब सेल्स होता है ना, इसके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं कैंसर। तो ये स्किन कैंसर है।
मर्कल सेल पॉलियोमा वायरस की तरह हो रहा है। ये ओल्ड एज में होता है, यूवी रेडिएशन से ज़्यादा आप कांटेक्ट में आ रहे हो तो भी ये हो सकता है। ये रेयर और अग्रेसिव है बहुत ज़्यादा। देन यहाँ है हेल्थ आउटकम ऑफ डिस्प्लेइंग आर्ट इन हॉस्पिटल। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है ना तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, रिलैक्सिंग होता है और पेशेंट आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल्स में तो ये अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगा रहे हैं, कोट्स लगा रहे हैं, सेफ सोशलाइज कनेक्ट करने की बात है। यू वुड सी दैट, आप भी कभी डिस्ट्रेस में हो ना, स्टार्ट क्लीनिंग योर रूम, सब चीज़ अरेंज करने लग जाओ, यू वुड फील बेटर। प्रोटेस्ट इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में जायर बोल्सोनारो हैं, ये अभी चीफ गेस्ट भी थे रिपब्लिक डे परेड में। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है वहाँ पे। ब्राज़ील में अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये सब राइज हो रहा है, तो उसके कारण लोग यहाँ पे स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत इंस्टेबिलिटी आ रही है यहाँ पे। दिस इज़ अबाउट जापान डायमंड प्रिंसेस फियास्को। जापान की एक फिश, ये शिप है, टूरिस्ट शिप है, यहाँ पे कोरोना वायरस के बहुत सारे पेशेंट्स आ गए, तो जापान ने क्या किया, इस पूरे फिश को, पूरे शिप को ही क्वारंटाइन कर दिया। तो ये काइंड ऑफ पेट्री डिश बन गई है इसका। जापान यूजुअली बड़ा मेथोडिकल है, बहुत डिटेल्ड प्लानिंग होती है, बट जापान इज़ नॉट गुड विद जुगाड़। अचानक से कुछ उल्टा सीधा आ गया तो जापान इज़ नॉट रेडी टू कोप अप विद दैट। तो दिस इज़ वॉट दे हैव टोल्ड हियर कि जापान इज़ वेरी मेटिकुलस विद देयर प्लानिंग, बट अगर अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ आ गया है तो दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। अभी समर ओलंपिक्स भी होने वाले हैं यहाँ पे। देन समर ओलंपिक्स में भी अगर कोरोना वायरस का अगर ज़्यादा स्प्रेड होता है तो समर ओलंपिक्स भी यहाँ पे इट वुड बिकम डिफ़िकल्ट टू होस्ट समर ओलंपिक्स। देन टोक्यो ओलंपिक्स। देन दिस इज़ अबाउट लाहौर में फेस्टिवल चल रहा है, लिटरेचर फेस्टिवल। ये इंडिया लंकन फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया और जो श्रीलंका है ना, यहाँ के जो बीच का पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट पे फिशेस मिलती है। और इंडियंस यहाँ पे क्या करते हैं, मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स लाते हैं और ये पूरे अनसाइंटिफिक वे में, इकोलॉजिकली डैमेजिंग वे में पूरे फिशेस कलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे श्रीलंका के जो फार्मर्स हैं उनको अक्सर इश्यूज होते हैं। श्रीलंका के जो कोस्टल गार्ड्स होते हैं वो कई बार इंडियन शिप्स को सीज कर लेते हैं और इनको प्रिजनर भी बना लेते हैं। इसकी अब बात ये आई है कि अभी इन क्लैशेस में अभी कमी हो रही है। देन दिस इज़ स्पोर्ट्स, एंड ये भी स्पोर्ट्स है। देन दिस इज़ अबाउट, ये गौरव गिल है, इन्हें FMSCI अवार्ड मिला है। दिस इज़ मोटर स्पोर्ट्स क्लब फॉर इंडिया फेडरेशन। देन यहाँ पे दूती चंद है, स्टॉर्म्स टू गोल्ड, ये स्टार एथलीट है। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं, इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के अपने स्पोर्ट्स पर्सन सेंड किया है भुवनेश्वर में, एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दीज गेम्स। द पर्पज़ इज़ कि हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है और ओलंपियंस भी हमें रेडी करने हैं। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस, दुत्ती चंद गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। देन इंडो लंकन फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ लाहौर, जापान डायमंड प्रिंसेस फियास्को, प्रोटेस्ट इन ब्राज़ील, हेल्थ आउटकम ऑफ डिस्प्लेइंग आर्ट इन हॉस्पिटल, NCBS स्किन कैंसर, ये क्या है, मर्कल सेल पॉलियोमा वायरस। Then these are news science bites, Shanghai lab, shutdown zebrafish, then Colstein resistant bacteria. This is antimicrobial resistance. Germany for rights, then COVID-19 not a pandemic yet, WHO ने कहा है। NPR 2020 में क्या चेंजेस हैं, फिजिकल डेफिसिट, चाइना फरवरी कोविड-19 के कारण प्रोडक्शन कम हो रहा है। देन हमने AGR देखा, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। देन मलेशिया पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है यहाँ पे। अशरफ गनी होप्स डील विल ब्रिंग लास्टिंग पीस। देन जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन 2001-11 सेंसस के अकॉर्डिंग हो रहा, बट बाकी स्टेट्स और यूटी में 2001 के अकॉर्डिंग होता है, और 2031 में अब नेक्स्ट डीलिमिटेशन होगा इस सेंसस के अकॉर्डिंग, 31 सेंसस के अकॉर्डिंग। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुआ है, डेंजरस कैश है, ये पफर फिश है। देन चीता फिर से आएगा इंडिया में। देन 2 days अराकू फेस्टिवल है ट्राइबल्स का, वाइजाग। देन फेयर हाईलाइट है, झुंझुनू में हुआ था ये, वाटर हार्वेस्टिंग फॉर अ कॉज इज़ फॉर भूटान। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होते हैं, विंटर्स में बारिश होती है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। ये अमिकस क्यूरी है, दिस इज़ NHRC, एंड दिस इज़ अबाउट USA तालिबान डील। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।